नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 4 जनवरी 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है तथा सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग है, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। संस्कृत की सकारात्मक देश के लोगों की निपुणता, नेतृत्व, संयम, उत्कंठा पर निर्भर करती है। जिस जन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की प्रबल इच्छा हो, उस देश की संस्कृति सृजनात्मक अवश्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार संस्कृति की सकारात्मक देशवासियों के किन गुणों पर निर्भर करती है? 91 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा निपुणता। गद्यांश के अनुसार संस्कृति की सकारात्मक देशवासियों के निपुणता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रेतीला। भारत के पश्चिम का भूभाग रेतीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भौगोलिक विविधता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? 93 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जलवायु की विविधता। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भौगोलिक विविधता से तात्पर्य जलवायु की विविधता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? 94 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। गद्यांश में किस प्रकार की विभिन्नता की बात नहीं की गई है? 95 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा बौद्धिक। गद्यांश में बौद्धिक विभिन्नता की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है? 96 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा इसमें पाई जाने वाली विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। मेघालय शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? 97 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मेघ प्लस आलय। मेघालय शब्द का संधि विच्छेद मेघ प्लस आलय है। मेघालय में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वरों के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वर आते हैं तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ में बदल जाते हैं। इस तरह की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। पल्लवित और पुष्पित हुई हैं रेखांकित से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? 98 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा समृद्ध। पल्लवित और पुष्पित हुई है रेखांकित वाक्य से तात्पर्य समृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। संस्कृति शब्द में प्रत्यय है, 99 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा इक। सांस्कृतिक शब्द में इक प्रत्यय है। प्रत्यय उन शब्दांश को कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। इनके लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता या विशिष्टता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश पर आधारित है। काव्यांश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए।
राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी। राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल दुर्गों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजाकर दोने। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने। रानी रोओ पोछो ना अश्रु अंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। इस काव्यांश में किन दो ऋतुओं की बात कही गई है? 100 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बसंत और वर्षा ऋतु। इस काव्यांश में बसंत और वर्षा ऋतु की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। काव्यांश की किस पंक्ति से पता चलता है कि बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध व्याप्त है? 101 का आंसर हो जाएगा, 101 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने। काव्यांश की डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने पंक्ति से पता चलता है कि बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। दुर्गों में पानी द्रगों का अर्थ नेत्र है। द्रगों में पानी द्रगों का अर्थ है नेत्र। ऋतुओं की रानी वर्षा के द्रग कौन हो सकते हैं? 102 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मेघ। द्रगों में पानी द्रगों का अर्थ नेत्र है। ऋतुओं की रानी वर्षा के द्रग मेघ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। बसंत ऋतु में फूलों का खिलना संभव नहीं होगा, यदि उपयुक्त पंक्ति का चयन करें। 103 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। बसंत ऋतु में फूलों का खिलना संभव नहीं होगा, यदि सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी शब्द कुसुम के पर्यायवाची हैं? 104 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। फर्स्ट ऑप्शन से होगा। दिए गए विकल्पों में से विकल्प 1 में सभी शब्द कुसुम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। राजा अबोध खेले कचनार कमल से पंक्ति का भाव है। क्या भाव है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चारों ओर नाना प्रकार के फूलों की छटा व्याप्त है। राजा अबोध खेले कचनार कमल से पंक्ति का भाव है चारों ओर नाना प्रकार के फूलों की छटा व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है? 106 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मीजो। दिए गए विकल्पों में से मीजो भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। असमिया, तमिल, हिंदू, उर्दू, बंगला, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, बोडो, संथाली, डोरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहा जाता है? 107 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से होगा गहन श्रवण। एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को गहन श्रवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियाँ सुनाई
और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? 108 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा सोच कर लिखा गया संलेख। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को सोचकर लिखा गया संलेख थिंकिंग एलाइड प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उसमें प्रत्येक 5वें शब्द को हटा देती है और विद्यार्थियों द्वारा इस गद्य खंड में से हटाए गए शब्दों को भरने के लिए आकलन कार्य तैयार करती है। इस प्रकार के आकलन कार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 109 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा क्लोज कार्य। क्लोज कार्य में एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उसमें प्रत्येक 5वें शब्द जो क्रिया शब्द है को हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा इस गद्य खंड में से हटाए गए शब्दों को भरने के लिए एक आकलन कार्य तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? 110 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा वास्तविक वस्तुएं। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री और वस्तुओं को वास्तविक वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। 111 क्वेश्चन है व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? 111 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरण नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरण नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना का तरीका आदर्श होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। लिंग दो किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु स्वयं से उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को क्या कहते हैं? 112 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा निष्क्रिय शब्द संपदा। लिंग दो किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु स्वयं से उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? 113 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा विस्तृत श्रवण। रहीम 9 बजे के समाचार को प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ खबरें भी साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को विस्तृत श्रवण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुतलेख करवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 114 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा शीर्ष पद उपागम। शीर्ष पद उपागम टॉप डाउन। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुतलेख करवाती है। वह
अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को सुनने के लिए कहती है तथा सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए भी कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की शीर्ष पद उपागम युक्ति अपना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है। इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है। 115 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा तर्कमूलक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। भाषा के बारे में कौन सा सही है? 116 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, एक भाषा में कई बोलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रामाणिक नहीं है? 117 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रामाणिक जांच कार्य नहीं है? 118 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? 119 का आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। कक्षा 8 के एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5-5 के समूह बनाती है और आंकड़ा का विश्लेषण रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? 120 का आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, परियोजना कार्य। कक्षा 8 के एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5-5 के समूह बनाती है और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को परियोजना कार्य कहते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।